नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल के एक टॉपिक सौरमंडल के बारे में। जो रीट 2025 में आयोजित हो रही है आपके, उसके अंदर एसएसटी के जो विद्यार्थी है सामाजिक विज्ञान में लेवल 2 के, उनके लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल। सौरमंडल में हम जो ये पूरा टॉपिक है सौरमंडल का, उसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे सौरमंडल की परिभाषा, सौरमंडल क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद सूर्य और उसकी जो संरचना है उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे। फिर ग्रह किसे कहते हैं उसको देखेंगे, और सौरमंडल में कौन कौन से प्रमुख ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद उपग्रह किसे कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं सौरमंडल से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल। तो पहले ही प्रश्न यही बनता है कि सौरमंडल किसे कहा जाता है। यह है सूर्य। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले सभी पदार्थ, सामग्रियां, ये जो दिख रहा है आपको ये सूर्य है, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले सभी पदार्थ, सामग्रियां सौरमंडल कहलाते हैं। या एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले सभी बंधे हुए पिंड का जो क्षेत्र कहलाता है वो भी सौरमंडल कहलाता है। एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, ये सूर्य है बीच में और इसके चारों तरफ ये जो ग्रह घूमते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो सूर्य उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह और उपग्रह, ये जो ग्रह हैं इनके उपग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा, उल्कापिंड और अन्य जो भी पिंड होते हैं वो सभी जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसमें कौन कौन से हो गए। सबसे पहले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा, उसके अलावा आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी सामग्रियां, ये सभी जो पिंड हैं ये सब सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस सब को क्या कहा जाता है, सौरमंडल। एक बार आप ये देखिए, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, आकाशीय पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। इसमें सूर्य जो है केंद्र में स्थित होता है और उसके चारों ओर ये ग्रह जो हैं चक्कर लगाते हैं, उसके साथ उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सभी जो है सौरमंडल का हिस्सा है और इनका जो मुख्य केंद्र है वो है सूर्य। तो सौरमंडल जो है सूर्य से बना है और उसके साथ साथ ये ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, खगोलीय पिंड आते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह पड़ता है वो पड़ता है बुध। फिर सूर्य से दूसरे नंबर पर जो ग्रह पड़ेगा वो पड़ेगा शुक्र। सूर्य से तीसरे नंबर से दूरी पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा पृथ्वी। उसके बाद मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। तो कुल मिला के सूर्य की ओर जो चक्कर लगाने वाले हैं ग्रह वो टोटल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में तो प्रमुख जो ग्रह हो गए वो 8 ग्रह हो गए। उसके अलावा एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, ये वाली क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सौरमंडल का हिस्सा है। उसके अलावा जितने भी धूमकेतु है, उल्कापिंड पिंड है जो सूर्य की ओर आते हैं, टूटते तारा, ये सभी जो क्या है सौरमंडल के हिस्से। अब आगे देखते हैं इनकी परिभाषा, एक बार नोट डाउन करते हैं। सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में बंधे हुए पिंडों की संरचना को सौरमंडल कहा जाता है। बीच में केंद्र में हो गया सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो पिंड बंधे हुए हैं, खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, उन सब का जो समूह है वो सौरमंडल कहलाता है। एक और परिभाषा देखिए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाली सभी सामग्रियां क्या कहलाती है, सौरमंडल। वही परिभाषा है और सरल भाषा में कि केंद्र में सूर्य है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सामग्री आती है, पदार्थ आता है, उन सब का संग्रह क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। एक परिभाषा और सिंपल तरीके से कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है, सौरमंडल। तो ये अपनी 3 परिभाषाएं हो गई। पहली कि सूर्य के गुरुत्व में आने वाले बंधे हुए पिंड की संरचना सौरमंडल कहलाता है। दूसरा,
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाली सभी सामग्रियों का संग्रह सौरमंडल कहलाता है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं, चंद्रमा है, धूमकेतु है, आकाशीय पिंड है, इन सब का समूह भी क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, सौरमंडल का जो व्यास है वो है 1179 करोड़ किलोमीटर। व्यास कैसे? ये मान लीजिए बीच में है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ये सब ग्रह वगैरह मिला के जो पूरा चक्र बनता है, इस चक्र का व्यास यानी बीच में केंद्र में सूर्य हो गया, और इसका जो पूरा व्यास बनता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है या व्यास जो है वो है 1179 करोड़ किलोमीटर। ये कहलाता है व्यास। अब सबसे पहले देखते हैं सूर्य, जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु है सौरमंडल का। सूर्य को सौरमंडल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि केंद्र में है और इसी के कारण सौरमंडल बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? सौरमंडल का जनक कहा जाता है। पृथ्वी की तुलना में यह 109 गुना बड़ा है। सूर्य की जो संरचना है वो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है, यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सही बात है, सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। ये जो सभी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी उपग्रह हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनका जो मुख्य जो स्रोत है प्रकाश का वो सूर्य है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, ठीक है, और इसकी जो संरचना है उसके अंतर्गत 71% तो इसके अंदर है हाइड्रोजन। तो सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अंदर 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है और 2.5% अन्य तत्व है। सूर्य जो है एक गैसीय पिंड हो गया। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है 71% के लगभग हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 26.5% के लगभग हीलियम गैस पाई जाती है और 2.5% के अंतर्गत अन्य जो गैसीय तत्व हैं वो पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। ये हो गई सूर्य के बारे में जानकारी। वापस देखते हैं, सूर्य जो है क्या सौरमंडल का एक बार जनक है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी सौर परिवार के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह, इन सब के लिए जो प्रकाश का प्रमुख केंद्र है या स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य की संरचना जो है विभिन्न गैसों से बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% के लगभग, हीलियम 26.5% के लगभग और अन्य गैसीय पदार्थ जो हैं वो 2.5% पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। अब बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। सबसे पहले है प्रकाश मंडल। सूर्य की संरचना से संबंधित है तो प्रकाश मंडल किसे कहा जाता है? सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ये सूर्य है और सूर्य का जो भाग हम आसानी से आंखों से पृथ्वी से देख पाते हैं वो दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी से सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। दूसरा है कोरोना। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है। प्रकाश मंडल तो वो भाग हो गया जो हमें आंखों से प्रतिदिन पृथ्वी से दिखाई देता है, वो है प्रकाश मंडल। और कोरोना वो भाग हो गया जो हमें सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, प्रतिदिन आंखों से दिखाई नहीं देता। और सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो कहलाता है कोरोना। इसलिए दो हो गए, प्रकाश मंडल और कोरोना। जो भाग दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल और जो भाग दिखाई नहीं देता है और सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है वो हो गया कोरोना। अब आगे देखते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण सूर्य संरचना में है वो है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होती है? परिभाषा देखते एक बार। प्रकाश मंडल से निकला परमाणुओं का तूफान सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में जब चला जाता है तो वो सौर ज्वाला कहलाता है। एक बार आप देखिए, प्रकाश मंडल से निकला परमाणुओं का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है वो कहलाता है सौर ज्वाला। एक बार यहाँ देखिए, ये सूर्य है और सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है पृथ्वी से आंखों से वो कहलाता है प्रकाश मंडल।
और परिभाषा क्या कह रही है सौर ज्वाला की कि प्रकाश मंडल से निकला हुआ परमाणु का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है वो सौर ज्वाला कहलाता है। जब भी कभी सूर्य पर विस्फोट होता है, सूर्य पे जब भी क्या होता है विस्फोट होता है, तो विस्फोट के रूप में जो प्रकाश निकलता है वो अंतरिक्ष में फैलता है, और अंतरिक्ष में ये फैलने वाला प्रकाश ही क्या कहलाता है सौर ज्वाला कहलाता है। वापस देखिए प्रकाश मंडल जो आंखों से दिखाई देने वाला जो भाग है सूर्य का, उसमें जब विस्फोट होता है और उस विस्फोट से जो प्रकाश निकलता है जिसे परमाणु का तूफान भी कहा जाता है, और वो जब अपनी शक्ति से पार करते हुए सूर्य को पार करते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है तो उसे सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब वही प्रकाश जो परमाणु के रूप में तूफान के रूप में सूर्य के विस्फोट से निकला है और वो जब पार करते हुए पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में आ जाता है, ये पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र है, और यही प्रकाश जब पृथ्वी अंतरिक्ष को पार करते हुए पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में आ जाता है तो इसके साथ धूल के कण, हवा में जो कण होते हैं वो इसे टकराते हैं और एक अलग ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, रंगीन प्रकाश। वापस देखिए जो विस्फोट हुआ है सौर ज्वाला का प्रकाश वो जब अंतरिक्ष में फैलता है तो अंतरिक्ष से फैलते हुए जब पृथ्वी की तरफ आता है, और पृथ्वी की तरफ आने के बाद ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वायुमंडल में जो धूल के कण पाए जाते हैं वो इस प्रकाश से टकराते हैं तो एक वो रंगीन रोशनी उत्पन्न करते हैं जिसको अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। वापिस सुनिए, पृथ्वी से सूर्य से निकलने वाला विस्फोटक तूफान या प्रकाश सौर ज्वाला का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये वायुमंडल में उपस्थित हवा के कण या धूल के कणों से टकरा कर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है जिसे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, अब यही रंगीन प्रकाश जब उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, जब यहाँ पर यह रंगीन प्रकाश दिखाई देता है तो इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस। तो ये कहलाता है अरोरा बोरियालिस। और यही रंगीन प्रकाश जब दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है तो ये कहलाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। वापस देखिए, सूर्य से निकलने वाला जो विस्फोटक पदार्थ है जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है, ठीक है, ये अंतरिक्ष में जब घूमता है और घूमते हुए जब पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ उपस्थित धूल के कणों और हवा के कणों से ये टकराता है और टकराने से एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। इस रंगीन प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब एक दूसरा एक सूर्य की संरचना में आता है सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? ये सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, जहाँ पे प्रकाश मंडल में विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद सौर ज्वाला निकलती है और सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है उसके आसपास सूर्य की संरचना में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन काले धब्बों को ही सौर कलंक कहा जाता है। तो इसमें अपने सूर्य की संरचना में एक तो देख लिया प्रकाश मंडल, जो भाग सूर्य का हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है। इसी प्रकाश मंडल में जब सूर्य के अंदर विस्फोट होता है और उस विस्फोट के द्वारा जो परमाणु का तूफान सूर्य की शक्ति से पार करते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है वो सौर ज्वाला कहलाता है। और यही सौर ज्वाला जब पृथ्वी की तरफ आती है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इससे जो धूल के कण टकराते हैं वायुमंडलीय तो एक रंगीन प्रकाश प्रकाशित होता है जिसको उत्तरी ध्रुव पर तो बोरियालिस कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और जहाँ से विस्फोट होता है सौर ज्वाला का वहाँ पे कुछ काले काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं जिसे सौर कलंक कहा जाता है। तो ये हो गई सूर्य की संरचना से संबंधित शब्दावली। एक बार वापस देखते हैं। सौर ज्वाला प्रकाश मंडल से निकला परमाणु का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है वो कहलाता है सौर ज्वाला। और वही प्रकाश मंडल से निकला हुआ तूफान जब पृथ्वी की तरफ आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है और हवा के कणों से टकराता है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ही देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इस पर दिखाई देने पर किसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देने पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर कलंक जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पे काले काले धब्बे से दिखाई देने लगते हैं सूर्य की संरचना में, इन्हीं धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधा पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। मनाने का कारण क्या है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। अब सौर मंडल का ही
सूर्य तो केंद्र में हो गया। अब उससे संबंधित एक जो सौरमंडल का भाग है वो है उल्का पिंड और उल्काश्म। उसको देखते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है जो धूल व गैस से निकलते हैं या धूल व गैस से बने होते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। अंतरिक्ष के अंदर ग्रह उपग्रह के साथ साथ कुछ धूल और गैस से निर्मित ब्रह्मांडीय पिंड या खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी अपनी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं इनको उल्का पिंड कहा जाता है। यही आकाशीय पिंड या ब्रह्मांडीय पिंड जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में जब ये प्रवेश करते हैं तो उसके साथ इनके साथ घर्षण होता है। घर्षण से ये चमकने लगते हैं। चमक के ये आकाश में दिखाई देते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जब ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो पहुंचने से पूर्व जलकर नष्ट हो जाते हैं, तो उनको उल्काश्म कहा जाता है। एक बार वापस देखिए। और कुछ पिंड आकाश के वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये उल्का पिंड और ये उल्काश्म। एक बार वापस देखिए। यह सौरमंडल, सौरमंडल में यह है सूर्य केंद्र में। और उल्का पिंड और उल्काश्म की परिभाषा क्या कहती है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले तीव्र गति से घूमने वाले आकाशीय पिंड जो किसके बने होते हैं? गैस और धूल से बने होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं और ये चक्कर लगाते लगाते अंतरिक्ष में से कभी कभी पृथ्वी की ओर आते हैं। और पृथ्वी के जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसमें जब ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ से टकरा कर ये चमकते हैं। चमकने पर इसको क्या कहता है? टूटता हुआ तारा कहता है। यानी जो टूटता हुआ तारा है वो उल्का पिंड होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं पृथ्वी की ओर आने पर तो इनमें अलग प्रकार की जलन या ये जलने लगते हैं। और ये जलने लगते हैं तो ये उल्काश्म कहलाते हैं। और जो जलते नहीं हैं और सीधे पृथ्वी पर गिरते हैं चट्टानों के रूप में, तो इनको उल्का पिंड कहा जाता है। और जब एक साथ बहुत सारे उल्कापिंडों की बौछार होती है या एक साथ कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको उल्कापिंड की बौछार कहा जाता है। एक उल्कापिंड जो है आकार में कंकड़ से लेकर विशाल चट्टान के रूप में भी हो सकता है। वापस देखिए एक बार उल्कापिंड की परिभाषा कि अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमने वाले अत्यंत सूक्ष्म कण या ब्रह्मांडीय पिंड या आकाशीय पिंड जो धूल व गैस से निर्मित होते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं तो वायुमंडल के में जब प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण से इनमें क्या होती है? जलन होती है, जलने लगते हैं। और जलने पर ये टूटते तारे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको टूटता तारा भी कहा जाता है उल्कापिंडों को। और यही उल्कापिंड जब पृथ्वी के अंदर वायुमंडलीय संरचना में प्रवेश करते हैं तो जलकर नष्ट हो जाते हैं। और जलकर जब ये नष्ट हो जाते हैं तो इनको उल्काश्म कहा जाता है। जलकर नष्ट होने वाले को उल्काश्म कहा जाता है। और जो जलते नहीं हैं और सीधे पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरते हैं पत्थर के रूप में, उनको उल्कापिंड कहा जाता है। और जब एक साथ कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो इनको उल्कापिंड की वर्षा या उल्कापिंड बौछार कहा जाता है। और उल्कापिंड का आकार जो होता है एक कंकड़ से लेकर विशाल चट्टान के रूप में भी हो सकता है। वापस देखिए। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले सूक्ष्म पिंड उल्कापिंड कहलाते हैं। ये जब पृथ्वी की तरफ आते हैं और ये चमकते हैं, पृथ्वी के घर्षण से जब चमकते हैं तो इनको टूटता हुआ तारा कहा जाता है। और ये चमक कर जलकर नष्ट हो जाते हैं तो इनको उल्काश्म कहा जाता है। और ये ना तो चमकते हैं ना जश्न होते हैं और सीधे पृथ्वी पर आकर गिरते हैं पत्थर के रूप में, तो इनको उल्कापिंड कहा जाता है। तो जब जलता है और टूटता हुआ तारा दिखाई देता है और जलकर नष्ट हो जाता है तो उल्काश्म कहलाता है। और जलकर नष्ट नहीं होता और सीधा पत्थर के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरता है चट्टानों के रूप में, तो उल्कापिंड कहलाता है। और एक साथ जब बहुत सारे उल्कापिंड गिरते हैं तो उसको उल्कापिंड की बौछार या उल्कापिंड की वर्षा कहा जाता है। इनका जो आकार होता है उल्कापिंडों का वो एक छोटे कंकड़ से लेकर विशाल पत्थर के रूप में चट्टान के रूप तक हो सकता है। अब जो एक महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत ग्रह उपग्रह के बाद धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? ये भी सौरमंडल का भाग है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु भी क्या है? धूल, गैस और बर्फ से मिलकर बना होता है। अब आप देखिए, धूल और गैस से जो बनता है वो तो उल्कापिंड हो गया, उल्काश्म हो गया। धूल गैस और बर्फ से मिलकर जो पिंड बनता है आकाशीय पिंड, वो क्या कहलाता है? वो धूमकेतु कहलाता है। धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड तो उल्कापिंड कहलाते थे। धूल गैस और बर्फ हिमानी से बने हुए आकाशीय पिंड धूमकेतु कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सौरमंडल के अंतर्गत। इन पिंडों की जो संरचना है वो धूल, बर्फ और हिमानी से बनी होती है।
और ये जो सूर्य के जो दूर क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र, सूर्य के जो दूर ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहाँ धूमकेतु पाए जाते हैं। धूमकेतु को एक अन्य नाम है इसका पूछल तारा। धूमकेतु को पूछल तारा भी कहा जाता है। और धूमकेतु की जो संरचना है ये इस टाइप से होती है। ये आगे की तरफ सिर की तरफ होती है, पीछे इसकी तरह ये पूंछ की तरह जो भाग दिखाई देता है इस साइड और ये इस साइड में। और ये बीच में जो सिर होता है इसका शुरुआत में, इसके बीच के अंदर एक भाग होता है जिसको कोमा कहा जाता है। ये इसकी धूमकेतु की संरचना है। जो आगे वाला जो भाग होता है जो सूर्य की तरफ जाता है सीधा, ये सूर्य की तरफ ही जाते हैं, सूर्य की तरफ जो जाता है इसके आगे वाले भाग में जो ये बीच में भाग होता है वो कोमा कहलाता है। और कोमा के अंदर जो होता है वो कहलाता है नाभिक। और इसके पीछे एक रोशनी की तरह निकलती है, पूंछ की तरह दिखाई देती है ये वाली क्षेत्र, जो कहलाती है धूल की पूंछ। और इस साइड में जो निकलती है पूंछ इसकी वो कहलाती है आयन पूंछ। तो धूमकेतु की परिभाषा हुई धूल, गैस और बर्फ से बने हुए आकाशीय पिंड जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य की तरफ जाते हैं, उनको धूमकेतु कहते हैं। और ये रहते कहाँ हैं? ये सूर्य से दूर ठंडे प्रदेश में या ठंडा क्षेत्र या अंदर अंधेरा क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ती है, जहाँ ठंडक रहती है, वहाँ ये धूमकेतु पाए जाते हैं। धूमकेतु का जो दूसरा नाम है वो है पुच्छल तारा। जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तो ये इसका जो मेन जो भाग होता है जो सूर्य की तरफ रहता है सिर, उसको नाभिक कहा जाता है, कोमा कहा जाता है। कोमा के अंदर जो बीच में भाग होता है उसको नाभिक कहा जाता है। जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तो पीछे से जलते हुए दिखाई देते हैं पूंछ की तरफ, तो इसको धूल पूंछ और आयन पूंछ कहा जाता है। धूमकेतु के जो मुख्य जो भाग हैं वो 4 है। पहला है नाभिक, पहला है कोमो जो सूर्य की ओर रहता है इसका मुंह। दूसरा है नाभिक, कोमो के अंदर ही जो भाग होता है वो होता है नाभिक। और इसके पीछे जो ये पूंछ की तरह जो भाग दिखाई देता है जो जलता रहता है, इसे धूल की पूंछ। और इस साइड में जो निकलता है साइड में वो आयरन पूंछ कहलाती है। तो धूमकेतु के जो 4 मुख्य भाग है वो है कोमा, नाभिक, धूल की पूंछ और आयन पूंछ। और ये भी क्या है? सौरमंडल का एक हिस्सा है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य की तरफ आते हैं। इनका निर्माण जो है धूल, गैस और बर्फ से बने हुए आकाशीय पिंडों के रूप में हुआ है। अब इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। धूमकेतु जो है लैटिन भाषा का शब्द कोमेटो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। धूमकेतु जो शब्द है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कोमेटा, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? लंबे बालों वाला। सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूल, बर्फ, हिमानी गैसों से बने पिंड धूमकेतु कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं या पाए जाते हैं। धूमकेतु को मुख्य रूप से पुच्छल तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु के सिर वाला हिस्सा जो हमेशा सूर्य की तरफ रहता है उसे कोमो कहा जाता है। धूमकेतु के जो मुख्य भाग हैं वो है नाभिक, कोमा, आयन पूंछ और धूल पूंछ। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण सौरमंडल का जो भाग है वो है शुद्र तारा, उसको देखते हैं। यह है सूर्य। सूर्य से आगे जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक आकाशीय पिंडों की या ब्रह्मांडीय पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है जिसे शुद्र पट्टी कहा जाता है। और इसी शुद्र पट्टी में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। शुद्र ग्रह का निर्माण कैसा होता है? शुद्र ग्रह जो है एक चट्टानी और वायु विहीन अवशेष या पिंड है और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुद्र ग्रह की जो संरचना है वो बनी है वैसे चट्टानों से और वायुविहीन अवशेष, यानी इसमें वायु नहीं पाई जाती। और ये कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, जिससे सौर शुद्र ग्रह पट्टी कहा जाती है। और ये भी क्या करती है? पट्टी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी देखिए एक बार उल्का पिंड की संरचना की बात की जाए तो धूल और गैस से बने पिंड उल्का पिंड कहलाते हैं। धूल, गैस और बर्फ से बने पिंड धूमकेतु कहलाते हैं। और चट्टानों से बनी पिंड जिसमें वायु के अवशेष नहीं होते वो शुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर सौरमंडल में चक्कर लगाते हैं। शुद्र ग्रहों को लघु ग्रह भी कहा जाता है। इनका जो उपनाम है वो है लघु ग्रह। और ये ज़्यादातर बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये शुद्र बेल्ट, जिसे शुद्र बेल्ट या शुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। इन बेल्ट में जो शुद्र ग्रह पाए जाते हैं इनमें सबसे बड़ा जो शुद्र ग्रह है वो है सेरस। सबसे बड़ा जो शुद्र ग्रह है वो है सेरस। अब एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। चट्टानी व वायु विहीन आकाशीय पिंड या अवशेष जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं शुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप होती है। ग्रहों में जब विस्फोट होता है तो उसके फलस्वरूप इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है और खंडों के रूप में पाए जाते हैं, टुकड़ों के रूप में। इनको लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट से होती है, तो इनको क्या कहा जाता है? लघु ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल में ज़्यादातर शुद्र ग्रह जो है मंगल व बृहस्पति के बीच एक शुद्र बेल्ट की पट्टी है उसी में पाए जाते हैं। और सौरमंडल में जो सबसे बड़ा है
शुद्ध ग्रह उसका नाम है सेरस। ये फैक्ट है जो सीधा पूछा जाता है परीक्षा में। तो आज हमने सौरमंडल के अंतर्गत सौरमंडल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख ली है, सूर्य और उसकी संरचना के बारे में समझ लिया, उल्का पिंड क्या होता है उसको देख लिया, धूमकेतु किसे कहा जाता है वो पढ़ लिया, क्षुद्र ग्रह की परिभाषा देख ली है, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के किस हिस्से में पाया जाता है वो देख लिया। तो ये था अपना आज का वीडियो जो सौरमंडल से संबंधित था। अब इसके दूसरे वीडियो में हम ग्रह की परिभाषा, प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं, उपग्रह कौन कौन से हैं और सौरमंडल से प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।